स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का हिंदी विषय का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है देवनागरी लिपि, इसको हम लेके आए हैं और इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यह जो क्लास थी वो आप लोगों की आनी तो 6 बजे थी, लेकिन कुछ कारण के कारण ये जो क्लास है थोड़ा सा लेट हो गई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। सबसे पहले लिपि किसे कहते हैं, इसमें से क्वेश्चन बना है 2018 में, 2018 में नहीं 2015 में बना हुआ है, और 2018 में भी शायद इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लिपि से रिलेटेड था। तो ये जो लिपि है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2 बार आ चुके हैं, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। और इसको अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप लोगों के जो डीएलएड में 2 से 3 नंबर का आप लोगों का इसी चैप्टर से आएगा। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िए। तो देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा जो कि हम बोल रहे हैं इस टाइम, या फिर हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा को लिखित भाषा में, लिखित भाषा जैसे लिखित भाषा यह है, जैसे ये सब लिखा प्रस्तुत करती है, ये सभी जो है ये लिखित भाषा है। इन्हीं को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे छोटा बड़ा, ये सभी जो चिन्ह हैं इन्हीं को कहते हैं लिपि। इसे ही लिपि कहते हैं, इसे ही लिपि कहते हैं। किसी भाषा की लगभग सभी ध्वनियों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती हैं। किसी भाषा की जितनी लगभग सभी जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं को जो प्रतीत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की जो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रमुख जो लिपियां हैं उन पर हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? हिंदी आ जाती है, उर्दू आ जाती है, संस्कृत आ जाती है, मराठी आ जाती है, नेपाली आ जाती है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो संस्कृत है कौन सी भाषा की, जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा जो है कौन सी लिपि के अंतर्गत आती है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तब अगर आप लोगों ने सही से नोट्स बनाए होंगे, अभी क्लास सही से ले रहे होंगे, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, देवनागरी लिपि लिख सकते हैं। अब ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है? प्राचीन काल की संस्कृत और पाली भाषाएं जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में आती हैं। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लोगों की भाषा आ जाती है। पंजाबियों की जो भाषा होती है उनकी जो गुरुमुखी जो लिपि होती है उसके अंतर्गत इनकी भाषा आती है। तमिल लिपि के अंतर्गत तमिल भाषा आती है, और गुजराती लिपि के अंतर्गत गुजराती, बंगाली लिपि के अंदर बांग्ला, और कानो लिपि के अंतर्गत, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, यहाँ से प्रश्न बना है और पूछा गया है कानो लिपि में कौन सी भाषा आती है? तो कानो लिपि में जापानी भाषा आती है। अब चलिए हम देखते हैं चित्रलिपियाँ कुछ होती हैं उन पर भी प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको भी कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। छोड़ने से यह रहता है कभी अगर हमने कोई चीज़ छोड़ दी, अब पता नहीं एग्जाम में कौन सा प्रश्न रख दे, तो इसलिए हमें सभी जो जितनी भी लिपियाँ हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों की परीक्षा में, उन सभी को हम लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं चित्रलिपियाँ। ये सरलीकृत चित्र होते हैं। प्राचीन मिस्र जो लिपियाँ होती, प्राचीन मिस्र की जो होती थी लिपियाँ वो चित्रलिपि में होती। जैसे ये क्या बना है, ये एक चिड़िया सी बनी है, ये चिड़िया है लेकिन ये चित्रलिपि है। चित्रलिपि के माध्यम से लोग अपने जो मन के जो भाव होते थे उनको लिखते थे चित्रलिपि के माध्यम से। प्राचीन मिस्र की जो भाषा है, जो लिपि है, वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो लोग आप लोग देख रहे हैं, इसमें चिड़िया और ये सब और भी चीज़ें बनी हुई हैं। ये कटोरा बना हुआ है। चीनी लिपि में जो होती है, चीनी लिपि में आ जाती है मंदारिन लिपि आ जाती है, और इसे ही कहते हैं कैटोनी लिपि कहते हैं। कैटोनी जो लिपि है इसी के अंतर्गत आ जाती है। कांजी लिपि जो है जापानी भाषा के अंतर्गत आ जाती है। ये कुछ इस तरह से होती है। ये सभी जो लिपियां हैं ये चित्रात्मक लिपि हैं। कैसी हैं?
चित्र वाली जो लिपियां हैं। अब हम देखते हैं प्रतीकात्मक जो लिपियां हैं। प्रतीकात्मक लिपियां को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रतीकात्मक लिपियां हैं इनको कितने भागों में बांटा गया? इनको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो भाग है उसको कहते हैं ध्वन्यात्मक लिपि। ध्वन्यात्मक लिपि, इसमें जो लिपियां हैं इन लिपियों में भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि है। इसमें जो है भाषा के जो प्रत्येक जो ध्वनि है जो हम लोग बोल रहे हैं उसकी जो प्रत्येक ध्वनि है, मतलब इस भाषा की जो ध्वनि होती है, इस भाषा को बोलते समय जो भी ध्वनि निकलती है उसके लिए लिपि के चिन्ह अलग अलग ही होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि। और हम देखते हैं इसको हटा दें थोड़ा सा, पता नहीं ये चलो ये कुछ हट नहीं रहा, हट गया। अब हम देखते हैं अक्षरिक लिपि। इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है। कब बना हुआ है? 2015 में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अक्षरिक लिपि किससे कहते हैं, इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है। अब हम देखते हैं इस लिपि के बारे में। इस लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस लिपि में जैसे कोई संकेत होते हैं उनको अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वर्णों के माध्यम से नहीं। इसमें व्यंजनों के लिए 2 ध्वनियों का प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कोई व्यंजन है उनके लिए 2 ध्वनियों को प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि का प्लस का। जैसे का है, का में का प्लस आ, ये का जो है ये व्यंजन है, आ जो है स्वर है। इसमें जो है 2 ध्वनियों का प्रयोग किया गया। 2 ध्वनियों के मेल से ये का वर्ण बना, इसीलिए इसे अक्षरिक लिपि कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अक्षरिक लिपि से आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न बना था, इसीलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने नोट्स में इसको इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। और 2015 की भी लिख 2015 लिख दीजिए साइड में। इससे यह पता चलेगा जब आप लोग नोट्स का अपने रिवीजन करेंगे तब आप लोगों को यह ध्यान में आ जाएगा कि यह जो क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ है, यह क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि का जो है उद्भव कहाँ, कैसे, किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। देवनागरी लिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रयोग होने वाली ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है। देवनागरी लिपि जो है लगभग 1000 वर्ष पूर्व, आज से बहुत समय पहले एक ब्राह्मी लिपि थी, उसी का परिवर्तित रूप है। यही है देवनागरी लिपि का उद्भव। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि जो है। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि देवनागरी लिपि जो है 1000 वर्ष पूर्व प्रयोग होने वाली ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है। अब ब्राह्मी लिपि जो थी 5वीं शताब्दी तक अपने रूप में ही प्रचलित थी। 5वीं शताब्दी तक जो इसका जो रूप था उसी रूप में प्रचलित थी, किंतु उसके पश्चात इसकी 2 शैलियों में विभक्त हो गई। उसके पश्चात यह जो है 2 शैलियों में विभक्त हो गई। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करें। यहाँ पे कौन सा कलर रखें? यहाँ पे ये कलर सही रहेगा। नहीं, ये कलर सही रहेगा। 2 शैलियों में विभक्त हो गई। इनमें से एक जो थी वो उत्तर की ओर जाकर नागरी, बंगला, मराठी, उत्तर यानी अपने साइड का जो क्षेत्र, मराठी और गुजराती लिपियों के रूप में प्रचलित हुई। और दूसरी जो थी वो दक्षिण, साउथ साइड में दक्षिण की ओर जाकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के रूप में प्रचलित हो गई। उत्तर की ब्राह्मी लिपि आगे चल के उत्तर की जो ब्राह्मी लिपि थी वो आगे चल के आज की जो आधुनिक रूप का उत्तर की जो ब्राह्मी लिपि थी वो आगे चल के आज की जो आधुनिक देवनागरी में परिवर्तित हो गई। देवनागरी लिपि के परिवर्तन के चरण हम भी देख लेते हैं कि किस प्रकार। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि जो है गुप्त काल में इस लिपि का प्रयोग किया जाता था। फिर कुटिल लिपि,
और कुटिल लिपि के बाद में नागरी लिपि। नागरी लिपि यानी कि देवनागरी। ये देवनागर की कोई नगर था, उसमें देवनगर करके कोई नगर था, उसमें यह जो लिपि उसी में हम सब प्रथम वहीं से प्रचलित हुई, तभी इसका नाम जो है देवनागरी लिपि पड़ गया। अब चलिए हम देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं देख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि में समग्रता है। क्या है समग्रता? इसके बारे में समग्रता मतलब देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि को लिखने की क्षमता है, प्रत्येक ध्वनि को लिखने की क्षमता है, जबकि रोमन भाषा में ऐसा नहीं है। और अन्य भाषाएं जो हैं उसमें प्रत्येक जो ध्वनि है उसको लिखने की क्षमता नहीं है। जैसे मुख से जैसे ड़ा निकला, रा निकला, तो ड़ा और रा के लिए हम लोग लिखते समय ड़ा भी प्रयोग करेंगे, ड़ा और रा। हम अलग अलग दो ध्वनियाँ, जैसे मुख से जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं उसी प्रकार से इसमें देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। तो और जबकि रोमन में जैसे रा है, अब ड़ा के लिए भी इसमें रा का ही प्रयोग, मुख से जो ध्वनि निकली ड़ा निकली तो उसके लिए भी रा का ही मतलब आर का ही प्रयोग करेंगे, और राग निकला तो राग के लिए भी इनके पास सिर्फ आर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम जंजीर जो है, हमारे मुख से जंजीर निकला तो जंजीर हम इस प्रकार लिखेंगे, फिर जंजीर लिखा बोला तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। जबकि जब इंग्लिश में यानी कि रोमन में जब हम लिखेंगे जंजीर को तो जंजीर को इसी प्रकार ही लिख पाएंगे। मतलब अगर मुख से हम जंजीर भी बोलें तब भी इसको जंजीर इसी प्रकार इसमें लिखा जाएगा। जबकि हमारी जो अपनी जो देवनागरी लिपि है वो प्रत्येक ध्वनि को लिखने की क्षमता रखती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। और चलिए अब हम देखते हैं उच्चारण एवं लिखने में एकरूपता होती है। उच्चारण एवं लिखने में एकरूपता होती है, जैसा मतलब बोला जाता है वही लिखा जाता है, जैसे मुख से जैसे ध्वनि निकलती है वही लिख दिया जाता है। जबकि रोमन जो भाषा होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे इसमें मुख से निकलता है नॉलेज और लिखा इसमें जाता है KNOWLEDGE नॉलेज, इसमें के जो होता है साइलेंट रहता है। जबकि जो अपनी रोमन भाषा है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जैसा आप बोलेंगे वैसा ही लिखा जाता है। और जबकि जो है रोमन भाषा जो है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे रोमन भाषा में जैसे नॉलेज है, नॉलेज को रोमन भाषा में इसमें के साइलेंट रहा, मुख से निकला नॉलेज और मुख से निकला नॉलेज और लिखा इसमें स्पेलिंग क्या है KNOWLEDGE, यानी जैसा बोला जाता है वैसा इसमें नहीं लिखा जाता है। और तीसरी जो विशेषता है उसमें विशेषता है विविधता। विविधता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निश्चित है। प्रत्येक जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान निश्चित है या हमेशा एक सा ही रहता है। प्रत्येक जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित है और यह हमेशा वैसे कि वैसा रहता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक जगह जैसे बट, एक जगह बट को बट लिख देते हैं, जबकि यहाँ मुख से जब उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लिखा है, इसको पढ़ेंगे तो बुट पढ़ेंगे, ठीक। जबकि मुख से जबकि इसका उच्चारण है बट, बोलते इसको बट है, लेकिन इसको पढ़ के देखें तो इसे बुट होता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है बट निकल रहा है। तो ये जो है वैज्ञानिक भाषा नहीं है रोमन भाषा। अब चलिए हम देखते हैं, एक मिनट, नियतता, इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत यानी फिक्स होता है। नियतता मतलब प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत यानी कि फिक्स्ड। देवनागरी में का को लिखने के लिए का ही लिखते हैं, जबकि रोमन में ऐसा नहीं है। जबकि रोमन में का को लिखने के लिए इसमें का ही, जैसे मुख से जो निकला उसको का को का ही लिखेंगे, जबकि इसमें नहीं है। कैट को इधर कैट लिख दिया, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री, किंग को किंग, क्यून को क्यून बोलो, कैट बोला, इसको अगर पढ़ेंगे तो कट पढ़ेंगे, और इसमें जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो कैट। और हम देख लेते हैं
एक मिनट, कम खर्चीली होती है। जो देवनागरी लिपि होती है कम, क्योंकि ये कम स्थान घेरती है, जिससे कम खर्च, जैसे कम, जो चीज़ कम स्थान घेरेगी वो कम खर्चीली ही होगी, जाहिर सी बात है। इसको लिखते समय जो है कम स्थान घेरती, जिससे खर्चीली या कम खर्चीली इसलिए भी कह सकते हैं कि इसमें जो पेज पे, कम पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, इसलिए इसे बोला गया कम खर्चीली। जैसे स्कूल को लिखेंगे, स्कूल को अगर हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो कम शब्दों में लिख जाता है, ठीक। और वही इंग्लिश में ज़्यादा शब्द लगते हैं। नॉलेज है तो मतलब कम जगह में ही लिख जाता है नॉलेज, जबकि और इंग्लिश में लिखो नॉलेज तो काफ़ी जगह घेरता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को इसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो गई है तो मुझको माफ़ कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।